हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है राइबोसोम को। इसके बाद में जो स्टडी है वो हम लोग वैक्यूल पढ़ेंगे, रिक्तिका। ये एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा था, लेकिन हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी जो स्टडी की है वो इम्पोर्टेंस के बेसिस पर ये सेगमेंट लिया है। राइबोसोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्यूल, रिक्तिका। रिक्तिका वैक्यूल। वैक्यूल रिक्तिका क्या है? तो कहा जा सकता है, अच्छा ये जो लेक्चर है वो 15th होगा। यह है कोशिका का संग्रह कक्ष कहलाते हैं। कोशिका का संग्रह कक्ष कहलाते हैं। इन पर एक झिल्ली युक्त आवरण होता है। एक झिल्ली युक्त आवरण होता है, इन्हें हम संग्रह कक्ष मानते हैं। स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अभी हम लोग रिक्तिका की टाइप्स की स्टडी करेंगे। टाइप्स के बेसिस पर जो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है उसे हम अलग अलग रिक्तिकाओं के टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। इनमें जल, खनिज, भोजन, उपस्थित होते हैं। हो सकते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल रिक्तिकाओं की बात कर रहे हैं। सकते हैं। अब हम रिक्तिकाओं की टाइप्स की बात करते हैं। प्रकार। तो रिक्तिकाओं के प्रकार, काओं के
प्रकार, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। टाइप्स ऑफ वैक्यूल के नाम पर एनसीईआरटी रस रिक्तिका की एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन एनसीईआरटी में दो और रिक्तिकाओं की बात करी गई है। एक है संकुचनशील रिक्तिका और दूसरी है भोजन रिक्तिका। भोज्य रिक्तिका कहते हैं इसे, फैगोसोम कहते हैं इसे, फूड वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और रिक्तिका की बात करेंगे जो प्रोकैरियोट में होती है, खास तौर से उन जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल में इन सब की प्रेजेंस होती है। तो सबसे पहले कह सकते हैं यह निम्न प्रकार की है। पहली रस रिक्तिका, सैप वैक्यूल। रस रिक्तिका, सैप वैक्यूल। ये रस क्या होता है? रस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ पानी प्रेजेंस ना हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें पिगमेंट मौजूद हो, जिनमें कुछ अन्य सब्सटेंस प्रेजेंस हो, ऐसे पदार्थ को हम रस कहते हैं। और उस रस की जिस गुहिका में, वैक्यूल में फिलिंग पाई जाती है, भरा रहता है, वो रस रिक्तिका कहलाती है। रस रिक्तिका की प्रेजेंस कहाँ है? रस रिक्तिका की प्रेजेंस उच्च वर्गीय पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। खास तौर से सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक ही रस रिक्तिका होती है जो कोशिका द्रव्य का लगभग 90% भाग को कवर करता है। 90% के लिए कहा जाता है अबाउट 90%, अप टू 90%, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। तो हम कह सकते हैं ये रस क्या है? पहले रस शब्द को समझ लेते हैं। इसमें जल, खनिज, वर्णक, वर्णक के नाम पर आप हमें रस रिक्तिका में पाया जाता है कि उपस्थिति होती है। अब रस रिक्तिका पर बात करिए। और रस रिक्तिका उच्च वर्गीय पौधों के कोशिका द्रव्य भाग का 90% तक भाग
घेरती है, कवर्ड करती है। एक बात समझने की है, आखिर प्लांट, हायर प्लांट में खास तौर से ये रस रिक्तिका किस लिए है? बायोलॉजी में एक चीज याद रखना हमेशा कि बायोलॉजी में हर एक स्ट्रक्चर की वजह होती है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस नेचर में नहीं है तो नेचर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्लांट चल फिर नहीं सकता, प्लांट जीवित हैं, जीवित हैं तो जल की आवश्यकता है। जल की उपलब्धता हर मौसम में समान नहीं होती, इसलिए पौधा अपनी कोशिका में जल का संग्रह करता है, खास तौर से उन कोशिकाओं में जो जीवित है, जहां उपापचय क्रिया संपन्न होती है। वहां पर रस रिक्तिका उस कोशिका द्रव्य का लगभग 90% तक पार्ट को वो कवर कर लेता है, और उसमें जल और खनिज जो मिट्टी से एब्जॉर्ब करके लाए जाते हैं उनका संग्रह किया जाता है, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। ये निम्न वर्गीय पौधों में है उपस्थित हो सकते हैं। कवक में छोटी होती है। उच्च वर्गीय पौधों में इनकी संख्या मानी जाती है। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है इनके लिए कि ये न तो पूर्णतः जीवित है और न पूर्णतः मृत है। इन पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, जो सक्रिय परासरण के द्वारा सांता प्रवणता के विपरीत भी खनिजों को एब्जॉर्ब कर सकती है। चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी को प्रदर्शित करती है। अच्छा, यह बाहरी सतह पर एक चयनात्मक झिल्ली द्वारा आवृत होती, जिसे टोनोप्लास्ट
टोनो कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। तथा आंतरिक संपूर्ण तरल पदार्थ रस सैप या सेल सैप कहलाता है। और दोनों कंबाइंडली रूप से रस रिक्तिका कहलाती है। दोनों से मतलब है टोनोप्लास्ट और रस। रस रिक्तिका कहलाती है। जंतुओं में ये टोटली एब्सेंट है। एनिमल्स में रस रिक्तिका नहीं होती। नहीं होने के पीछे भी वजह है। एनिमल सेल को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मोटाइल है, वो चल फिर सकता है, वो वाटर रिसोर्स से वाटर को इनटेक कर सकता है, वाटर प्राप्त कर सकता है, जल की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन प्लांट चल फिर नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने सबसे बड़े भाग में जल और खनिज को संग्रह किया है। जंतुओं को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए रस रिक्तिका जंतुओं में नहीं, क्योंकि जंतु चल फिर के जल और खनिज उपलब्ध करा सकते हैं या उपलब्ध कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जंतु कोशिका में यह पूर्णतः अनुपस्थित होती। रस रिक्तिका जंतुओं में नहीं पाई जाएंगी। दे आर टोटली एब्सेंट इन एनिमल्स। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी झिल्ली, इसकी झिल्ली से मतलब टोनोप्लास्ट। आवश्यकतानुसार आवश्यकता अनुसार खनिजों को सक्रिय अवशोषण द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर
कर सकते हैं। जहां इसके चयनात्मक पारगम्य झिल्ली सहायक होती है। जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है वो इस काम को अंजाम देती है और वो इस प्रोसेस को संपन्न कराती है। चयनात्मक, ध्यान देने वाली बात है, आवश्यकता अनुसार किस मिनरल्स को कितनी सांद्रता में इसे एंटर कराना है, एब्जॉर्ब करना है, उसका संग्रह कराना है, उसी हिसाब से ये खनिज आदि का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। अगर कोशिका में एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, बाह्य परासरण होता है, तो सबसे पहले जो जल है वो कोशिका द्रव्य से बाहर निकलता है। उसके बाद में जो जल है वो रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में आता है। जैसे मान चलो एक बाह्य परासरण की प्रक्रिया चल रही है, एक प्लांट सेल है सपोज, ये प्लांट सेल, इस प्लांट सेल में यहाँ एक मेम्ब्रेन, ये और इसमें प्रेजेंस है ये रस रिक्तिका। अब इसके जो बाहरी मीडियम है उसमें भरा हुआ है अति परासरणीय विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरणीय विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये है इसकी टोनोप्लास्ट, ये, और ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये। अगर पानी बाहर जाता है तो यहाँ से यहाँ वाटर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ वाटर आएगा। पहले वाटर इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा कोशिका द्रव्य से, और उसके बाद जब कोशिका द्रव्य में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो इस ये जो अपन देख रहे हैं ये रस रिक्तिका, इस रस रिक्तिका से जल बाहर आता है। तो हम इस पर नोट बना लेते हैं। फिजियोलॉजी में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। बाह्य परासरण के समय जल पहले कोशिका झिल्ली से तथा बाद में टोनोप्लास्ट
से बाहर निकलता है। ऐसे अगर एक्सटर्नल माध्यम है, बाहरी माध्यम, बाहरी माध्यम, तो जल कैसे आएगा? ये जल बाहरी माध्यम में कहाँ से? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। फिर कहाँ से कहाँ जल आएगा? जल रस, कोशिका रस, कोशिका रस। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा। पहले कोशिका द्रव्य से बाहरी माध्यम में आएगा और फिर कोशिका रस से जल कोशिका द्रव्य में आएगा। ये चीज़ याद रखने लायक। चयनात्मक पारगम्यता को ये दर्शाता है इसका टोनोप्लास्ट स्ट्रक्चर। सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पर अंतःपरासरण होगा, पानी अंदर आएगा, पहले कोशिका द्रव्य में आएगा, कोशिका द्रव्य से वाटर रस रिक्तिका वाले भाग में पहुँचेगा। अच्छा, कोशिका में जो रस रिक्तिका होती है उस के कारण जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाता है, एक साइड में चला जाता है। तो ये पॉइंट है, हम लिख सकते हैं। रस रिक्तिका के कारण पादप कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में परिधीय भाग में स्थित होता है, भाग में स्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? लेकिन अधिकांश जंतु कोशिका में यह केंद्रीय भाग में स्थित होता है, तो ये थी रस रिक्तिका की कहानी, सेब वैक्यूल की स्टडी। अब हम इसके अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है जैसे संकुचनशील रिक्तिका। अगली रिक्तिका का टाइप है, एनसीईआरटी इसी जगह संकुचनशील रिक्तिका की बात करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रस रिक्तिका कहा जाता है कि ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं, ये स्त्रावण का कार्य करती हैं, ये पीएच मेंटेन करने का काम करती है। दूसरी रिक्तिका होगी वो है
संकुचन शील रिक्तिका। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम इनकी बात करी है, स्टडी किए होंगे, इनिशियल क्लासों में इनकी स्टडी होती है। अगर हम यहाँ पर आपको एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाएं, कुछ ऐसे, पैरामीशियम कुछ इस तरीके से है, ये इस पर सीलिया पाए जाते हैं। चूँकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस पर ध्यान दें और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम दोनों रिक्तिकाओं की बात कर लेंगे जो एनसीईआरटी ने बात करी है। ये इस जगह होती है और एक इस जगह रिक्तिका होती है। पैरामीशियम के अंदर दो संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, ऐसे इस तरीके से। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। यहाँ इसमें किडनी शेप दो न्यूक्लियस होते हैं, अभी हम इन पर ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस खास तौर से पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं, ये पैरामीशियम, पैरामीशियम ये कहलाती है अग्रस्त संकुचनशील रिक्तिका, मतलब एंटीरियर। ये कहलाती है पश्च संकुचनशील रिक्तिका, मतलब पोस्टीरियर, एंड दिस इज एंटीरियर। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए खास हो रहा है। पैरामीशियम, ये एक और खास बात है, अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ से एंटर होता है, ये फूड है, भोजन, ये जब इस जगह से एंटर होगा तो ये इस तरीके से एक वैक्यूल और बना देगा। ये वैक्यूल क्या होगी? ये वैक्यूल होगी, इसी को हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। दिस इज कॉल्ड खाद्य रिक्तिका, कह सकते हैं फूड वैक्यूल। तो हमें यहाँ अभी अभी दो रिक्तिकाओं की स्टडी करनी है, एक संकुचनशील रिक्तिका और दूसरी हमें पढ़नी है भोज्य रिक्तिका, यानी कि फैगोसोम, या हम इसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो अब हम इस पर बात करें। यह प्रोटिस्टा
के सदस्यों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, में पाए जाते हैं। इनके द्वारा इन कोशिकाओं में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, संपन्न किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये परासरण नियमन करते हैं, अथवा यह परासरण ऑस्मोरेगुलेशन नियमन का कार्य संपन्न करती हैं ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं, परासरण नियमन का कार्य करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनकी पैरामीशियम में उपस्थिति खास है। ये संख्या में फिक्स है, 2 ही पाए जाते हैं। कह सकते हैं पैरामीशियम में यह संख्या में 2 होते हैं, जो अग्रस्त एवं पश्च दिशा में पाई जाती है। अग्रस्त एवं पश्चिम दिशा में पाई जाती है। अन्य में इनकी संख्या 1 होती है। ऐसे अब ये थी बात संकुचनशील रिक्तिका की। अब हम बात करेंगे खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका अगली हेडिंग खाद्य रिक्तिका। नेक्स्ट हेडिंग इज 3rd फूड वैक्यूल। इसे हम कहते हैं खाद्य
रिक्तिका, इसी को हम कहते हैं फैगोसोम। फैगोसोम, क्योंकि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये फूड को एंटर कराते हैं बॉडी के अंदर। पहले समझ लेते हैं, जैसे एक अमीबा है, सपोज ये एक अमीबा है, इसमें इसका न्यूक्लियस है। अब ये जो इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, ये एक फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल, और ये इसकी मेम्ब्रेन हम इसे कह सकते हैं खाद्य कण। अब ये इस मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर की तरफ आएगा। अंदर कैसे आता है? तो मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये भोजन इसके अंदर प्रविष्ट कर जाता है। बाद में ये मेम्ब्रेन एज इट इज ऐसे रिवाइव हो जाती है और फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है। मेम्ब्रेन रिवाइव होगी एज इट इज, तो हम यहाँ भी मान सकते हैं कि ये अंदर आ गई है और इसमें भोजन भी आ गया। तो हम इसी को कहते हैं फैगोसोम, इसी को कहते हैं खाद्य रिक्तिका। इसी को हम नाम देते हैं फैगोसोम। तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये इसमें एंटर हो जाता है और ये भी एक रिक्तिका है। क्यों? क्योंकि इस पर कोशिका झिल्ली है, अंदर सॉलिड फूड है जो लाइसोसोम को के साथ जुड़ने के बाद पाचन के जरिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो कह सकते हैं प्रोटिस्टा के सदस्य जैसे पैरामीशियम, अमीबा, अप्रकाशीय अवस्था में यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना दोहरा नेचर शो करता है, दोहरी प्रकृति बताता है। प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, लेकिन जब वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो फिर वो अन्य जंतुओं की तरह भोजन प्राप्त करता है। तो अप्रकाशीय अवस्था में यूग्लिना भोजन आदि भोजन को फैगोसाइटोसिस इससे हम सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। मतलब भोजन, सेल भोजन कर रही है, फूड खाद्य को खाती है। फैगोसाइटोसिस भोजन को फैगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं।
इसमें निर्मित रिक्तिका खाद्य रिक्तिका अथवा फेगोसोम कहलाती है। हम इसे फूड वैक्यूल कहेंगे, खाद्य रिक्तिका कहेंगे, फेगोसोम कहेंगे। फेगोसोम के रूप में ही जो हमारे WBC है वो बैक्टीरिया आदि पैथोजेंस को इनटेक करते हैं, अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं और उसे लाइसोम के जरिए डाइजेस्ट कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तो ये इसके बाद में हम चौथी रिक्तिका की बात करेंगे जो एनसीईआरटी के प्रोकैरियोट वाले भागों में लिखी है, वो है गैस वैक्यूल, गैस रिक्तिका। गैस वैक्यूल ये इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बीजे मान लो, इसमें कुछ ऐसी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये जीवाणु है, जीवाणु अथवा नील हरित शैवाल। ये हैं और इसे हम कहेंगे गैस वैक्यूल। ये अब ये क्या है, इसे हम सेल इंक्लूजन में भी रखते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन लगेगी, नील है शैवाल में अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड मतलब सेल इंक्लूजन, इंक्लूजन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, अंतर्विष्ट पिंड की शर्त होती है बैक्टीरिया के अंदर कि इन पर झिल्ली नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो झिल्ली है। तो कहा जाता है इनके अंदर गैस भरी हुई है। इन प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में इसकी जरूरत क्या है, उपयोगिता क्या है? तो वो उपयोगिता इस मायने में है कि अगर बैक्टीरिया जल की ऊपरी सतह पर नहीं आएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपलब्धता के लिए इन्हें जल की ऊपरी सतह पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इनकी कोशिका में गैस भरी जाती है, गैस रिक्तिकाओं के रूप में,
और गैस की उपस्थिति में ये जल की ऊपरी सतह पर आके तैरने लगता है। वहाँ इन्हें आसानी से लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है और प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इसीलिए इनमें प्रेजेंस है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि झिल्ली युक्त कोशिकांग या झिल्ली युक्त संरचना नॉर्मली प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो यहाँ पर जो झिल्ली है वो वास्तव में प्रोटीन की बनी है, वो सत्य झिल्ली नहीं है, वो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी हुई झिल्ली नहीं है, वो सिर्फ प्रोटीन से बनी है। और ये झिल्ली जल के लिए अपारगम्य होती है, तभी तो इसके अंदर गैस उपस्थित रहती है। नॉर्मल झिल्ली होती तो इसमें से पानी प्रविष्ट हो जाता और फिर इस गैस रिक्तिका में गैस उपस्थित नहीं रह सकती। तो ये प्रकृति का एक विशेष प्रभाव है इनके ऊपर और उस वजह से इन्हें खास रिक्तिका दी गई। तो कह सकते हैं इन पर सिर्फ प्रोटीन की एक परत होती है, परत यानी कि झिल्ली होती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है। होती है इम्परमेएबल फॉर वाटर। अतः इनमें गैस उपस्थित रहकर इन प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को जल की ऊपरी सतह में स्थित रहने इसे एक शब्द में समझे तो प्लवता, बेयोंसी में सहायक होती हैं, जिससे प्रकाश द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं। They can complete their photosynthesis process. तो मैंने आपको चारों तरीके की रिक्तिकाओं की व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन की है। आप इन्हें अच्छे से लिख लें, नोट्स बनाएं
बहुत अच्छे से इनको स्टडी करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रस रिक्तिका प्लांट के केस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी जैसे संकुचनशील रिक्तिका है, जैसे फूड वैक्यूल है, ये प्रोटिस्टा के सदस्यों में डिटेल में पढ़ी जाती है, जो जंतु का हिस्सा है। गैस रिक्तिका हम प्रोकैरियोट कोशिका में पढ़ते हैं। हमारी एनसीईआरटी में अच्छी खासी इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीएमटी में एक बार पूछा गया था कि रस रिक्तिका पर जो झिल्ली है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि रस रिक्तिका पर जो झिल्ली है वो किस प्रकृति की होती है, तो वो चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की होती है। इसमें बाह्य परासरण, अंतः परासरण, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये किस तरीके से अपने अंदर खनिजों की अधिक सांद्रता को संग्रहित करके रख पाती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खनिज को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ग्रहण करती हैं और अपने अंदर संग्रहित करके रख लेती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सेगमेंट था वैक्यूल। अब यहाँ से जो आगे की स्टडी है वो माइक्रो बॉडीज़ की ओर जाएगी। माइक्रो बॉडीज़ से मतलब है कि अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, स्फीरोसोम। पहले हम इनकी स्टडी करेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, वो है तारका है, सेंट्रोसोम। हम उस पर बात करेंगे। तो हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है इस तरीके से। अब आप अगर एनसीईआरटी को एक साइड से देखेंगे तो आपको सारा सिलेबस कवर अप मिलेगा। हाँ, इसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको अभी नहीं बताई है, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, डिटेल नहीं बताई। तो डिटेल में आपको यूकैरियोट पढ़ाने के बाद में मैं प्रोकैरियोट पढ़ाऊँगा। एक लेक्चर उसमें होता है। हालांकि प्रोकैरियोट की पूरी डिटेल जो आती है वो माइक्रोबायोलॉजी में आती है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है। तो हम लोग इनकी माइक्रोबॉडी तारकाएं पढ़ने के बाद में हम प्रोकैरियोट को एक बार फिर से स्टडी करेंगे। तो हमें क्या है, जब हम एक सेल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में प्रोकैरियोट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। प्रोकैरियोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसानी से समझ में नहीं आती है बच्चों को, इसीलिए हम पूरी एक सेल पढ़ने के बाद में इसकी स्टडी करेंगे, है ना। तो ये थी रस रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका, इसे हम फैगोसोम भी कहते हैं, गैस वैक्यूल। इस तरीके से हमारी चारों टाइप के जो वैक्यूल हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन है। चारों वैक्यूल को 11th की एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। ओके, आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रो बॉडीज़ की स्टडी करेंगे। ओके।